5,467 केजी से लेकर के पीजी तक मुफ्त शिक्षा की योजना। क्या ओडिशा ने भारत की शिक्षा व्यवस्था में एक नई क्रांति की शुरुआत कर दी है? आखिर इस फैसले का संविधान, शिक्षा नीति और देश के भविष्य से क्या संबंध है? आइए जानते हैं विस्तार से ये खबर क्या है। सबसे पहले अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये खबर ओडिशा से है, जहाँ पर अगले 5 वर्षों में केजी से लेकर के पीजी तक मुफ्त यहाँ पर शिक्षा योजना निकाला गया है, जिसमें 5,467 करोड़ रुपए खर्च करने का यहाँ पर एक आंकड़ा प्रस्तुत किया गया है। ओडिशा सरकार ने ज्ञानोदय शिक्षारु समृद्धि योजना को यहाँ पे मंजूरी दी है, जिसके यहाँ पे राज्य जो है अगले 5 वर्षों में 5,467 करोड़ रुपए खर्च करने की यहाँ पर योजना बनाई है। इस योजना का उद्देश्य देखा जाए तो सरकारी और जितने भी सरकारी सहायता प्राप्त संस्थान हैं, केजी से लेकर के पीजी तक शिक्षा लगभग पूरी तरीके से यहाँ पे निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। ये योजना 2026-27 शैक्षणिक सत्र से यहाँ पर लागू होगी और हर वर्ष लगभग 32 लाख छात्रों को लाभ यहाँ पर मिलने का अनुमान लगाया गया है। ओडिशा ने पहले से ही कक्षा 8 तक शिक्षा जो है उसे निःशुल्क बनाया था, लेकिन इस नई योजना के तहत अब यहाँ पर 9 से लेकर के 12 फिर स्नातक और फिर पीजी स्तर पर भी प्रवेश यहाँ पे शुल्क सहित यहाँ पर देखा जाए तो कई शैक्षणिक शुल्क माफ़ किए जाएंगे। यानी कि अब सीधे केजी से लेकर के सरकार यहाँ पर पूरे पीजी तक जो है निःशुल्क शिक्षा ग्रहण करवाने का यहाँ पर फैसला लिया है। ये योजना सरकारी एवं जितने भी सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल, कॉलेज या फिर राज्य विश्वविद्यालय हैं, उन सारों जगहों पर ये लागू होगा। मुख्यमंत्री ने इसे भारत की पहली ऐसी व्यापक केजी से पीजी तक सार्वभौमिक मुफ्त शिक्षा पहल बताया है। इस पहल से ओडिशा को क्या क्या लाभ होगा? देखा जाए तो सबसे पहला लाभ यहाँ पर होगा ड्रॉप आउट दर में कमी आएगी। साथ में गरीबी एवं आदिवासी क्षेत्रों के विद्यार्थियों जिनकी पहुँच उच्च शिक्षा तक नहीं हो पाती थी, तो उन्हें अब उच्च शिक्षा तक यहाँ पे पहुँच जो है वो मिल पाएगी। लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा मिल पाएगा। राज्य में कुशल मानव संसाधन तैयार होगा। रोजगार क्षमता और आर्थिक विकास में सुधार होगा। सामाजिक असमानता कम होगी। उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात बढ़ सकता है। अगर लोगों के ऊपर इसका प्रभाव देखा जाए तो सबसे पहले उन गरीब परिवारों पर ये बोझ को कम करेगा जिनमें बच्चों की शिक्षा को लेकर के आर्थिक बोझ का यहाँ पे सामना करना पड़ता था। आर्थिक कारणों से बच्चों की पढ़ाई को छोड़ने तक का यहाँ पे माहौल बन जाता था। ग्रामीण एवं वंचित वर्गों में बेहतर अवसर इस योजना के तहत अब मिल पाएगा। बच्चे अपनी शिक्षा को पूरे पीजी स्तर तक निःशुल्क प्राप्त कर पाएंगे। उच्च शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं में भागीदारी यहाँ पे बढ़ेगी। राज्य की दीर्घकालिक उत्पादकता और आय में वृद्धि देखने को मिलेगी। लेकिन इसके साथ ही कुछ चुनौतियाँ भी सामने आती है, जैसे केवल फीस को माफ़ कर देने से गुणवत्ता स्वतः नहीं बढ़ेगी। यानी कि सरकार ने यहाँ पर निःशुल्क शिक्षा की योजना तो निकाल दी है, लेकिन वैसे परिवार जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है, जिन्हें यहाँ पर भोजन करने के लिए भी सोचना पड़ता है, तो उन परिवारों की स्थिति कैसे यहाँ पे सुधरेगी? केवल शिक्षा में वहाँ पर माफ़ कर देने से, निःशुल्क कर देने से स्थिति बेहतर नहीं होती है, बल्कि यहाँ पर सरकार को वे स्तर पर यहाँ पर निःशुल्क अभियान चलाने होंगे ताकि लोग अपनी जो भी ज़रूरत की सामान है, जैसे यहाँ पर कहा जाता है रोटी, कपड़ा और मकान, तो सरकार को इन उद्देश्यों के लिए यहाँ पे निःशुल्क सहायता प्रदान करना होगा ताकि लोग अपनी जो आर्थिक स्थिति है उसे बेहतर कर सकें। शिक्षा के क्षेत्रों में यहाँ पे शिक्षकों की कमी, डिजिटल संसाधन और आधारभूत ढांचे की यहाँ पे मजबूती जो है उसे यहाँ पे बनाए रखना होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी चुनौती है। आज के यहाँ पे दौर में शिक्षकों की बहुत ज़्यादा यहाँ पे
कमी देखने को मिली है, खास करके गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों पर। उच्च शिक्षा संस्थानों में पर्याप्त सीटें और गुणवत्ता सुनिश्चित करनी होगी। ओडिशा में शिक्षा योजनाओं से जुड़े हुए कुछ यहाँ पे प्रमुख पहल को निकाला गया था, जिसमें ज्ञानोदय जो समृद्धि योजना है, शिक्षारू समृद्धि योजना, ये सबसे ऊपर आता है। उसके बाद बीजू योजना, इसी प्रकार आर्थिक प्राथमिक विद्यालय। साथ में यहाँ पे बहुत सारे ऐसे जैसे कि पूर्व छात्रों एवं समाज की भागीदारी से स्कूल विकास के लिए यहाँ पे मो स्कूल अभियान चलाया गया था। 5T स्कूल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम निकाला गया था। इसी तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे सरकार ने यहाँ पे बच्चों की शिक्षा से जुड़े कुछ पहल को निकाला है। भारत की शिक्षा व्यवस्था आखिर में कैसी है, यहाँ पर ओडिशा के बारे में हम लोगों ने बात किया। अब हम जानेंगे कि भारत में आखिर में ये शिक्षा प्रणाली क्या है। भारत में शिक्षा अगर देखा जाए तो केंद्र और राज्य दोनों की यहाँ पे जो संयुक्त भागीदारी है उसके बीच में आता है। 1949 से लेकर के 1976 में शिक्षा राज्य सूची का यहाँ पे एक विशेष विषय था, लेकिन फिर हमारे संविधान में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया जाता है 1976 में, जिसके बाद शिक्षा को समवर्ती सूची के लिस्ट में यहाँ पर हस्तांतरित कर दिया गया था, यानी कि अब उसमें राज्य और केंद्र सरकार दोनों की संयुक्त भागीदारी होगी। हमारे संविधान में अनुच्छेद 21A 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है। उसी प्रकार अनुच्छेद 45 प्रारंभिक बाल शिक्षा का प्रावधान देता है। अनुच्छेद 46 ST SC एवं जितने भी कमज़ोर वर्गों के यहाँ पे लोग हैं उनकी शिक्षा को बढ़ावा देता है। अनुच्छेद 41 शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रयास करता है। अनुच्छेद 51A क्लॉज के माता पिता का कर्तव्य है कि 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष के बच्चों को यहाँ पर शिक्षा दिलाए। शिक्षा राज्य का विषय है या फिर केंद्र का, अगर देखा जाए तो यहाँ पर 42वें संविधान संशोधन के तहत ये यहाँ पे निश्चित कर दिया गया है कि जो शिक्षा है वो दोनों स्तर पे है, यानी कि समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों शामिल है। केंद्र सरकार ने यहाँ पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति, UGC, NCERT, NTA, IIT, IIM, केंद्रीय विश्वविद्यालय, CBSE, ये सारे चीज़ें को यहाँ पर लागू करता है। राज्य सरकार सरकारी स्कूल, राज्य बोर्ड, शिक्षकों की भर्ती, राज्य विश्वविद्यालय और राज्य शिक्षा योजनाएं, इन सारे चीज़ों को यहाँ पर निकालता है। यदि किसी विषय पर केंद्र और राज्यों के बीच में अगर कानूनी टकराव होता है तो उस स्थिति में अनुच्छेद 200 यहाँ पर 54 के तहत केंद्र का कानून ज़्यादा प्रभावी माना जाएगा। भारत में यहाँ पर कुछ प्रमुख शिक्षा नीतियाँ निकाली गई है, जिसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति यहाँ पर 1978 आया हुआ है, 1968 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1900 यहाँ पे 86 आया हुआ है। उसी प्रकार 1992 में यहाँ पर प्रोग्राम ऑफ एक्शन आया हुआ था। शिक्षा का अधिकार राइट टू एजुकेशन अधिनियम 2009 में आया गया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 में 5+3+3+4 प्रणाली को यहाँ पर अपनाता है। मातृभाषा में शिक्षा, बहुविषयक शिक्षा, कौशल विकास और डिजिटल शिक्षा पर ज़्यादा यहाँ पे बल देता है। शिक्षा व्यवस्था की प्रमुख यहाँ पे समस्याएं अगर देखा जाए तो यहाँ पर जैसे कि सरकारी स्कूलों में गुणवत्ता की कमी यहाँ पे देखने को मिली है। सरकारी स्कूलों में बच्चे को उच्च यहाँ पे जो भी शिक्षा का जो एक गुणवत्तापूर्ण होता है वो यहाँ पे प्राप्त नहीं हो पाता है। बच्चों को यहाँ पर छोटे स्तर पर ही यहाँ पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। अकॉर्डिंग अगर देखा जाए जितने भी प्राइवेट स्कूल है उसकी तुलना में सरकारी स्कूलों में केवल उन यहाँ पर अक्षरों की ज्ञान बस करवाई जाती है बच्चों को,
और यहाँ पे स्किल पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। शिक्षक और यहाँ पे जो भी उनकी यहाँ पे पद है उसमें रिक्तियाँ देखने को मिलती है। ग्रामीण शहरी असमानता यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलता है। डिजिटल डिवाइस, ये सारी चीज़ें यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी समस्या के रूप में है। सबसे बड़ी अगर देखा जाए गुणवत्ता की कमी में, तो इसमें शिक्षक की बहुत बड़ी भूमिका है। बहुत सारे ऐसे फर्जी टीचर्स हैं जिन्हें यहाँ पर सही तरीके से बच्चों को ज्ञान देने का गुण जो है वो नहीं है, फिर भी वो टीचर बन बैठे हैं, और जिसकी वजह से बच्चे का भविष्य यहाँ पे प्रभावित हो जाता है। ड्रॉप आउट दर यहाँ पे बहुत बड़ी समस्या है। सीखने के कमज़ोर परिणाम, कौशल और रोजगार के बीच अंतर, और सबसे बड़ी वर्तमान समस्याओं में देखा जाए पेपर लीक। आखिर में ये पेपर लीक क्या होता है? हाल के वर्षों में अगर देखा जाए तो यहाँ पर जितने भी विभिन्न भर्ती किए गए थे और जितने भी यहाँ पे प्रवेश परीक्षाएं होती है, इसमें पेपर लीक की घटना जो है वो यहाँ पर बहुत ही बड़ी समस्या के रूप में सामने आई हुई है। इसके कारण लाखों अभ्यर्थियों का समय, धन, मानसिक स्वास्थ्य, ये सारी चीज़ें प्रभावित होता है। योग्य उम्मीदवारों के साथ में अन्याय हो जाता है। इन जितने भी करप्शन है, इनसे यहाँ पे समाधान के रूप में देखा जाए तो प्रश्न पत्र का डिजिटल यहाँ पे जो योजना है उसे निकाला गया है। AI आधारित जितने भी निगरानी है उसे यहाँ पे बेहतर करने की यहाँ पे समाधान के रूप में देखा गया है। CBT का यहाँ पे उपयोग का विस्तार करने के बारे में कहा गया है। सुरक्षित प्रिंटिंग परिवहन का यहाँ पे उपयोग करने के बारे में समाधान के रूप में कहा गया है। परीक्षा केंद्रों में यहाँ पर CCTV, दोषियों पर कठोर दंड और संपत्ति की जब्ती, स्वतंत्र परीक्षा नियामक तंत्र और यहाँ पे पारदर्शी भर्ती प्रणाली, ये कुछ यहाँ पे विशेषताएं हैं। आखिर में यहाँ पे आगे क्या क्या सुधार होने चाहिए? शिक्षा पर GDP का लगभग 6% खर्च करने का यहाँ पे लक्ष्य बनाया गया है। शिक्षक परीक्षण और जवाबदेही में ज़्यादा यहाँ पे सुधार करने की ज़रूरत है। सभी यहाँ पे स्कूलों में डिजिटल और स्मार्ट कक्षाएं की यहाँ पे जो प्रणाली है उसे बेहतर करना होगा, क्योंकि आज भी बहुत सारे ऐसे सरकारी स्कूल हैं जहाँ पे स्मार्ट बोर्ड या फिर डिजिटल कक्षाएं नहीं चलती है। स्थानीय भाषा और कौशल आधारित शिक्षा पर ज़्यादा ध्यान देना होगा। उद्योग शिक्षा संस्थानों के बीच बेहतर समन्वय करने का प्रयास किया जाना होगा और साथ में अनुसंधान एवं नवाचार को बढ़ावा देना होगा। परीक्षा में सुधार करनी होगी। वर्ष भर मूल्यांकन, केवल रटने पर आधारित परीक्षा से आगे यहाँ पे बढ़ना होगा। शिक्षा में समान अवसर और समावेशिता लाना होगा। शिक्षा सुधार के लिए सरकार की कुछ योजनाएं यहाँ पे निकाली गई थी, जिसमें यहाँ पर जो है समग्र शिक्षा अभियान, PM श्री स्कूल, और इसी प्रकार यहाँ पे बहुत सारे ऐसे PM ई-विद्या, निपुण दीक्षा, ये सारी चीज़ें यहाँ पे शिक्षा में सुधार करने के लिए लाया गया है। एक निष्कर्ष के तौर पर देखा जाए तो यहाँ पर ओडिशा की KG से लेकर के PG तक मुफ्त शिक्षा योजना केवल एक कल्याणकारी यहाँ पे घोषणा नहीं है, बल्कि मानव पूंजी और साथ में इसमें दीर्घकालिक निवेश का संबंध है। यदि इसके साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, प्रशिक्षित यहाँ पे शिक्षक, डिजिटल अवसंरचना, कौशल विकास, ये सारी चीज़ें अगर जुड़ जाती है तो फिर एक ऐसा मॉडल बनेगा जो न केवल ओडिशा बल्कि अन्य राज्यों में भी समावेशी विकास का उदाहरण बन पाएगा। तो इस तरीके से न्यूज़ से संबंधित जो भी जानकारी है उसे प्राप्त करने के लिए और न्यूज़ से जुड़े हुए PPT को यहाँ पर प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। साथ में हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का यहाँ पर लिंक दिया हुआ है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको न्यूज़ की जितनी भी PPT है ये सारे PPT आपको मिल पाएंगी।
वहाँ पे ये सारे पीपीटी आपको लाइन से यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज दिया हुआ है। थैंक यू।